अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स देखिए क्या होते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मरे होंगे, ठीक है, तो जब वो मरते हैं तो वो कहाँ उनकी बॉडीज़ कहाँ जाते हैं, सॉइल में उनकी बॉडीज़ मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, उनके ऊपर सॉइल की लेयर बाय लेयर आने लगती है, जिसकी वजह से वो डीप अंडरग्राउंड जाने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद क्या होगा कि उनकी जो बॉडी रहती है वो जब अंदर जाएगी तो वहाँ पर मतलब अर्थ के अंदर डीपली जाती है, तो उन वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी सफिशिएंट नहीं होती है। तो ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई ना होने के कारण वहाँ पर उनकी बॉडी का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जिनकी वजह से कुछ रिमेन्स रह जाते हैं, उनके जो कुछ पार्ट्स रहते हैं वो वहीं पर मिट्टी के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं से क्या बनते हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये किनसे बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बरीड रिमेन्स से। ठीक है, जो बरीड रिमेन्स होते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले उनके बरीड पार्ट्स रहे होंगे, उनसे ही क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसीलिए इन फॉसिल फ्यूल्स को भी हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं। पहली है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी नहीं ख़त्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सनलाइट एंड एयर। ठीक है, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, जैसे पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, ये सब जो हैं ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जितने भी हैं, ये जो है वो कुछ समय बाद इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, क्योंकि इनको बनने में ही इतने लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनको इतना ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है कि एक समय आने पर ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको भी हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा फॉसिल फ्यूल है कोल। ठीक है, कोल जनरली ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है, कोयला जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और कोल को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, और ये 3 कैटेगरीज में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि उसमें कार्बन का कितना कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन के कंटेंट के बेसिस पे कोल को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। ठीक है, सबसे पहला है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड क्या होता है, एंथ्रासाइट में क्या है, इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 86% और हायर, मतलब इसमें 86% कार्बन प्रेजेंट रहता है या इससे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इसी को माना जाता है, मतलब सबसे जो अच्छा कोल है वो एंथ्रासाइट ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको मेनली यूज़ किया जाता है हीटिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है वो 70 से 86% इसमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो और इसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, और इसका जो बिटुमिनस कोल है इसका और यूज़ किया जाता है कोक जनरेट करने के लिए। अब कोक क्या है, कोक एक दूसरे टाइप का फ्यूल है जो कि कोल से बनता है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोल में कार्बन कंटेंट 70 से 86% पाया जाता है, और एंथ्रासाइट में 86% से ज़्यादा पाया जाता है। और एंथ्रासाइट को हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बिटुमिनस को पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या होता है, कार्बन कंटेंट जो है वो 70 से 60% तक प्रेजेंट रहता है, 60 से 70% तक, और इसको लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल माना जाता है, मतलब सबसे कम इसी में कार्बन पाया जाता है, तो इसको सबसे लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और इसको भी पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये प्रोसेस लिखी हुई है कि कैसे कोल जो है वो बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पे दिख रही होगी। देखिए पहला स्टेप, देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी मीन्स कौन सा एरिया रहता है, दलदली एरिया। ठीक है, तो जो ऐसे प्लांट्स और ट्रीज जो कि स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, 400 से 300 मिलियन ईयर्स पहले वो मर चुके हैं जो। ठीक है, स्वैम्पी एरियाज़ में जो ग्रो किया करते थे, और वो 300 से 400 मिलियन ईयर्स पहले मर चुके हैं। ठीक है, तो वो कहाँ चले गए हैं, स्वैम्पी एरियाज़ में बरीड हो गए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है वो, क्योंकि वहाँ पे बरीड होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके ऊपर मड की दूसरी लेयर बाय लेयर आने लग रही है। ठीक है, उनके ऊपर मड की लेयर्स आने लग रही हैं। ठीक है,
अब फिर क्या होगा, क्योंकि वो नीचे धंसते जा रहे हैं, ठीक है, तो उस वहाँ पर क्या है, मैंने बताया था जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो लो ऑक्सीजन कंडीशंस में जो प्लांट वो, क्योंकि वो पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, पूरे तरीके से कम्बशन उनका नहीं हो पाता है, तो उनसे क्या बनता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनने लगता है जिसको हम बोलते हैं पीट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं, ठीक है। फिर अब पीट भी वहीं पे है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर और सेडिमेंट्स मीन्स और मड और कीचड़ उसके ऊपर और मिट्टी उसके ऊपर जमा होती जा रही है, ठीक है। मतलब उसके ऊपर और कंप्रेशन आता जा रहा है, दबाव जो है, जो अर्थ जो है उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई करती जा रही है, ठीक है। उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो जो प्रेशर के मतलब कंप्रेशन की वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे कोल में चेंज होने लगती है, मतलब पीट का कन्वर्जन होने लगता है। पीट में जब कंप्रेशन जो अर्थ प्रोवाइड करती है उसकी वजह से पीट जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिग्नाइट में, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। पीट वॉज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब सेडिमेंट्स की लेयर्स के बीच में पीट जो है वो कवर्ड होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है, उसके ऊपर और सेडिमेंट्स आते जा रहे हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और प्रेशर के बढ़ने की वजह से पीट किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लिग्नाइट में, ठीक है। अब फिर से जब लिग्नाइट यहाँ से हमारा पहला फॉर्म ऑफ कोल बना, ठीक है। अब लिग्नाइट के बाद क्या आता है, अगर उसके ऊपर और अगर फर्दर कंप्रेशन हो रहा है, उसके ऊपर और सेडिमेंट्स की लेयर आती जा रही हैं, तो वो धीरे धीरे और प्रेशर की वजह से जो लिग्नाइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिटुमिनस कोल में। और जब बिटुमिनस कोल के ऊपर भी और कंप्रेशन आता जाएगा तो वो बिटुमिनस कोल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंथ्रासाइट में, ठीक है। तो इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहले ट्रीज़ जो हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो मरे हैं स्वैम्पी एरियाज़ में जो थे, ठीक है। तो ट्रीज़ से क्या बनता है तो ट्रीज़ क्या है, सेडिमेंट्स के थ्रू कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जब कवर होते जा रहे हैं तो वो जो ट्रीज़ के रिमेनिंग पार्ट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, पीट में। कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर जब और कंप्रेशन बढ़ाएंगे तो पीट जो है किस में कन्वर्ट होगा, लिग्नाइट में। और कंप्रेशन बढ़ेगा तो लिग्नाइट से क्या बनेगा, बिटुमिनस कोल। और उससे भी ज़्यादा कंप्रेशन होने के कारण जो बिटुमिनस कोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंथ्रासाइट में। तो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कोल की, ठीक है। अब उसके बाद कोल को फिर और प्रोसेस करके क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस, ठीक है। और प्रोसेसिंग के बाद कोल से जो कोयला होता है उससे हम कोक, कोल टार और कोल गैस बनाते हैं, ठीक है। अब कोक क्या है, इट इज़ अ हार्ड ड्राई फ्यूल प्रोड्यूस बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल। जब बिटुमिनस कोल को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, कोक होता है, ठीक है। और हाँ, ये टेम्परेचर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा रहता है, मतलब जब हम हीट करते हैं बिटुमिनस कोल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे तो कोक का फॉर्मेशन होता है। कोक में हाईएस्ट कार्बन कंटेंट रहता है और इसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कोक का यूज़ किया जाता है। जो स्टील जहाँ पर बनाई जाती है वहाँ पर हम कोक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोक कैसे बनता है, बिटुमिनस कोल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करने से, ठीक है। फिर है कोल टार। कोल टार क्या है, ये एक थिक ब्लैक और ओपैक, अपारदर्शी जिसको बोलते हैं, ओपैक फ्लूइड है, ठीक है। जो कि जब हम कोक बनाते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट जो चीज़ बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल टार बोलते हैं, ठीक है। जब कोक बनता है तो कोक बनने के बाद बिटुमिनस कोल से जो कोक बनता है तो उसका कुछ रेसिड्यू बच जाता है जो बाय प्रोडक्ट कहलाता है, वो जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल टार बोलते हैं, ठीक है। और ये कोल टार किस कलर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है और ओपेक फ्लूइड मतलब लिक्विड टाइप का रहता है, गाढ़ा लिक्विड रहता है, ठीक है। ओपेक मतलब अपारदर्शी होता है और इसको यूज़ किया जाता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू में, ऑइंटमेंट्स में, सोप में, परफ्यूम्स में कोल टार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है कोल गैस। कोल गैस क्या है, ये गैसियस फ्यूल है। ये भी जब कोक को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो जो गैसियस फ्यूल निकलता है उसको कोल गैस बोलते हैं, ठीक है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गैस सप्लाईज इट वॉज यूज एज डोमेस्टिक एंड लाइटनिंग फ्यूल। जब नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी नहीं थी या फिर नेचुरल गैस का जब तक पता नहीं चला था तब तक नेचुरल गैस क्योंकि उस समय नहीं पता थी तो तब हम लोग कोल गैस का ही यूज़ करते थे, ठीक है। डोमेस्टिक ये जो खाना वाना बनाने में या फिर लाइटनिंग में इसी का यूज़ किया जाता था, कोल गैस का, ठीक है। तो ये हमारा कोल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।